फ्रेंड्स, जो आज का क्वेरी रहेगा दैट इज़ बिन अ वेरी स्पेसिफिक क्वेरी विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम आंसरिंग दैट। ये जो क्वेरी है वो अगेन एग्जिस्टिंग स्टॉक के रिगार्डिंग है। अब एग्जिस्टिंग स्टॉक के रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसी एग्जिस्टिंग स्टॉक की क्वेरी को मुझे यहाँ पे वापस कवर करना पड़ रहा है। आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर कि ट्रांजिशनल प्रोविजन में सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 के रिलेटेड एक क्वेरी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर हमारे पास ओवरऑल स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन से दिन, जिस दिन हम लोग 30 जून 1 जुलाई की बात कर रहे हैं कि भाई 30 जून या 1 जुलाई को हमारे पास सुबह अगर कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में चार्ज है तो उस स्टॉक की हमें क्रेडिट मिल जाएगी। क्रेडिट लेने का क्राइटेरिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस पड़ा हुआ है तो आप पूरा का पूरा जो क्रेडिट नहीं लिया है एज पर द इनवॉइस वो क्लेम कर लो, और अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो यू कैन क्लेम क्रेडिट इन द प्रपोर्शन ऑफ 60 और 40% ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब उसी के रिलेटेड हम स्पेसिफिक क्वेरी कवर कर रहे हैं फॉर बिल्डर लॉबी। बिल्डर लॉबी यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ले रहा है। क्या? सो कि गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियरली सेड कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस पूरे स्टॉक का आपको क्रेडिट मिल जाना चाहिए। नाउ बिल्डर लॉबी इज सेइंग कि हमारे लिए जो अनसोल्ड फ्लैट्स पड़े हुए हैं दे आर कॉल्ड एज स्टॉक, एंड सिंस स्टॉक इज देयर तो हमें स्टॉक का क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसी रीज़न से वो अनसोल्ड फ्लैट्स में जो मटेरियल कंटेंट है, बिकॉज दे आर अप्लाइंग द प्रोविजन के whether it is input, it is in semi finished goods form or in finished goods form, और because आपको semi finished goods और finished goods दोनों में जो input content है उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो उसी रीज़न से वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ फ्लैट्स पड़े हुए हैं जो completely रेडी है विथ BU परमिशन, कुछ पड़े हुए हैं जो अंडर प्रोसेस है, सेमी फिनिश प्रोसेस स्टेज में है। सो हमारे पास ये जो भी फ्लैट्स पड़े हुए हैं जो या तो कम्प्लीटली फिनिश्ड है यानी कम्प्लीटली कंस्ट्रक्टेड है या फिर इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है, तो उसमें जो भी मटेरियल कंटेंट है हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो क्या हमें क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, दो रीज़न से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्लीज़ बिल्डर लॉबी ये ध्यान रखे, आपको कभी भी कंस्ट्रक्शन सर्विस में जो भी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है उसमें जो भी अनसोल्ड फ्लैट है उसमें मटेरियल कंटेंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें मटेरियल कंटेंट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली आप सीमेंट का क्रेडिट ले सकते हो जो आपके पास स्पेसिफिकली अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मे बी यू कैन थिंक ऑफ आयरन, स्टील, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपने परचेज की है जिसपे भले एग्जिस्टिंग टैक्स चार्ज है, बट इफ दैट इज अवेलेबल विथ यू इन फॉर्म ऑफ इनपुट डेफिनेटली आप क्रेडिट ले पाओगे। बट इफ इट इज इन WIP स्टेज और इफ इट इज इन फिनिश गुड्स फॉर्म, फ्रेंड्स, आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। प्लीज कीप दिस इन माइंड। व्हाई नॉट? लेट मी एक्सप्लेन दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। फ्रेंड्स, ऐसा बोला हुआ है कि भाई आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट मिलेगा। स्टॉक का क्या मतलब? तो क्या स्टॉक कोई लिए उन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन में बोला हुआ है कि इट शुड बी एन इनपुट स्टॉक और इट शुड बी इन सेमी फिनिश गुड्स फॉर्म और इट शुड बी इन फिनिश गुड्स फॉर्म। Now when you use the word as it should be in semi finished goods form or finished goods form, so number one it has to be goods। एंड जब भी हम लॉ में, चाहे मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं कि GST एक्ट की बात करूं, दोनों जगह गुड्स को डिफाइन किया है और गुड्स में स्पेसिफिक टर्म यूज हुआ है दैट इट शुड बी ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज। व्हेन आई यूज द वर्ड एज ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स इट शुड बी अ मूवेबल थिंग। अब आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है दैट मीन्स इट इज इन सेमी फिनिश स्टेज, या आपका कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है दैट मीन्स इट इज इन फिनिश फॉर्म। आप कैसे उसे बता रहे हैं कि वो एक मूवेबल चीज़ है? आई थिंक इफ इट इज़ इन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज और इट इज़ इन कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, इट इज़ इमूवेबल, एंड इफ इट इज़ इमूवेबल इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज गुड्स, एंड इफ इट इज़ नॉट गुड्स देन हाउ कैन यू से इट एज सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स? अगर वो सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है तो ही आपको क्रेडिट मिल सकता है, और यहाँ पे तो ये गुड्स ही नहीं है। हाँ, मैं अग्री करता हूँ कि एज पर इनकम टैक्स आप अनसोल्ड फ्लैट्स को बताते हैं स्टॉक इन क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट, आई एग्री विद दैट पॉइंट, बट वहाँ पे गुड्स का क्राइटेरिया अलग है, यहाँ पे गुड्स का क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पे गुड्स के लिए स्पेसिफिकली टर्म यूज हुआ है दैट इट शुड बी ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिल सकता, ये पहला रीज़न है। अच्छा, मैं साइमल्टेनियस बेसिस पे आपको दूसरा रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमें क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सो लेट्स पुट इट दिस वे कि अगर आपका जो
कंस्ट्रक्टेड फ्लैट है जो अभी तक अनसोल्ड है, जिसके रिलेटेड बीयू परमिशन मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो आप उसे अंडर कंस्ट्रक्शन शो करेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है जिसके रिलेटेड बीयू परमिशन मिल चुका है, तो ये प्रॉपर्टी आप बेचोगे तो ना वो सर्विस की डेफिनेशन में आता है, ना ही वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है। सो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज ही नहीं होने वाला है। आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर, नेगेटिव लीज में बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेचने में कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो अगर जीएसटी चार्ज ही नहीं होने वाला है तो आपको क्रेडिट किसका चाहिए? अच्छा, कोई बोले कि सर हमारे पास अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो फ्रेंड्स आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड आप क्या क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक क्लॉज है ट्रांजिशनल प्रोविजन में सेक्शन 142 में, जहाँ पे बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि भाई अगर आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बता दूं कि भाई मेरा जो फ्लैट है, बिल्डिंग में बांध रहा हूँ, उसमें मान लो कि 100 फ्लैट है। वो 100 फ्लैट को मैंने प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया था तब मान लो कि उसमें से ऑलमोस्ट 60-70 का बुकिंग उसी टाइम पे हो गया था, और ये 60-70 के लिए हमने अग्रीमेंट कर दिया था। दैट मीन्स वी हैव अग्रीड टू सेल दैट टू देम। जब भी कंप्लीट होगा, हम बीयू परमिशन मिलेगा, सेल डेट करके उनको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देंगे। सो उस सिचुएशन में वो सर्विस कंपोनेंट में फॉल होता है। क्यों? तो क्या प्राइमा फेसी वी हैव अग्रीड टू ट्रांसफर द ओनरशिप and now we are giving them a construction service for that property. So we are giving them a construction service for that property. तो वो construction service के related जो material use हुआ है उसका आपको credit मिलना चाहिए। बट मेरे हिसाब से आप अब तक क्रेडिट क्लेम नहीं करते थे क्योंकि सर्विस टैक्स आप फॉलो करते थे। सर्विस टैक्स में बहुत क्लियरली बोला था कि आप अबेटमेंट मांग रहे हो, जो मेरे हिसाब से हर बिल्डर क्लेम कर रहा है। सो अगर अबेटमेंट क्लेम कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको मटेरियल का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सेम वे अगर आप वैट में भी फॉलो हो रहे हो, और वैट में मेरे हिसाब से हर बिल्डर लमसम टैक्स फॉलो करता था, अगर लमसम टैक्स फॉलो कर रहा था तो अगेन आपने क्रेडिट नहीं लिया था। अच्छा, अब अगर बोले कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है, उसमें मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो फ्रेंड्स जो सेक्शन 142 है उसमें एक क्लॉज है जहाँ पे बहुत क्लियर वर्ड में बोला हुआ है कि टू द एक्सटेंड सप्लाई इज गिवन एंड ऑन दैट द एग्जिस्टिंग टैक्सेस आर चार्ज, तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है। सो अगर मान लो कि स्पेसिफिक सिचुएशन आपके केस में ये हो रहा है कि भाई आपने जो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया है उसमें 60% बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है पहले तो कि 30 जून का चार्टर्ड इंजीनियर का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है कि 60% बिल्डिंग इज डन, एंड 60% बिल्डिंग इज डन, तो ये 60% बिल्डिंग में आप वैट और सर्विस टैक्स पे कर दो। एंड जब आप वैट और सर्विस टैक्स पे करोगे तो वो वैट और सर्विस टैक्स के लिए तो आपको वैसे भी क्रेडिट नहीं लेना था। सो जितना मटीरियल आपने यूज़ किया है उसका अंडर कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लो, और वो सर्टिफिकेट के कारण उसमें जो मटेरियल कंटेंट है उसका क्रेडिट आपको लेना नहीं है क्योंकि आप वैट सर्विस टैक्स भरने वाले हो, और ये 60% कंप्लीशन स्टेज खत्म हो गया। अब 40% तो आप बाद में कंस्ट्रक्ट करने वाले हो, तो उसमें तो वैसे भी जीएसटी लगने वाला है। तो अगर उसमें जीएसटी लगने वाला है तो उसके लिए जो मटीरियल यूज़ होगा या सर्विस यूज़ होगा वो तो बाद में यूज़ होगा ना, वो अभी कहाँ यूज़ होने वाला है। या तो आपने मटीरियल और सर्विस को यूज़ करके उसे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे शो कर दिया है कि भाई 60% कंप्लीशन इज डन, और बाकी का मटेरियल सर्विस फ्यूचर में यूज होने वाला है। तो फ्यूचर में यूज होने वाला है उसके लिए तो गवर्नमेंट आपको क्रेडिट दे ही रहा है कि भाई मान लो आपके पास इतने ब्रिक्स पड़े हुए हैं या इतना सीमेंट पड़ा हुआ है जिस पे भले एक वैट चार्ज हुआ हो कि एक्साइज चार्ज हुआ हो, बट फिर भी उसका जीएसटी में क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट किसके लिए ना बोला है? जो सीमेंट पोर्शन यूज हो चुका है, जो इन प्रोसेस है या कंप्लीटली यूज हो चुका है, उसके लिए गवर्नमेंट क्रेडिट ना बोल रहा है। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। आपको कोई भी एंगल से क्रेडिट नहीं मिल सकता। दोनों रीजन है ना बोल रहा हूँ। एक, योर प्रॉपर्टी इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड दैट इज नॉट गुड्स, और गुड्स नहीं है तो आपको गुड्स का क्रेडिट लेना है। एंड सेकेंड, अगर आप ये सोचे कि नहीं भाई कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेज अगर आपका 90% कंप्लीट हो गया है तो 90% पे आप सर्विस टैक्स वैट ही भरने वाले हो, और वो सर्विस टैक्स वैट में तो आपको वैसे भी मटेरियल का क्रेडिट नहीं मिलने वाला था। अच्छा, 10% कोई बोले वो तो बाद में यूज होगा, तो जो सर्विस पोर्शन आपने बाद में दिया है, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर दैट उस पर जीएसटी चार्ज होने वाला है। भले उसका पैसा पहले आ गया हो, बट उस पर जीएसटी ही चार्ज होने वाला है, और अगर जीएसटी चार्ज होने वाला है तो डेफिनेटली आपको उसका क्रेडिट मिलना ही वाला है। और कोई बोले कि सर मटीरियल यूज हो गया, अगर मटीरियल यूज हो गया है तो दैट मीन्स इट इज इन कंप्लीशन स्टेज, तो वो 60%, 70%, 80%, 90%, 20% जो भी आपका कंप्लीशन स्टेज होगा उसमें वो मटेरियल कंज्यूम ही हो गया है, तो वो मटेरियल का क्रेडिट लेने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो मटेरियल अनयूज्ड है उसका वैसे भी क्रेडिट मिलने वाला है।
तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। बिल्डर लॉबी कभी भी ये गलत तरीके से क्रेडिट क्लेम ना करे। For any further query or for any further question, you can refer or you can subscribe to our channel, that is gst@dhbl.gandhi. Thank you very much. Thank you, friends.